बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत खुश हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त बहुत खुश है और कल जनाब हम सेमीफाइनल से फाइनल में चले गए और अब हमारा मुकाबला इंग्लैंड से हो गया इंडिया से। ये आज पहले इनके मुंह से इंग्लैंड निकला है, कहीं ये वो क्या कहना चाहिए, जज्बात, आप शगुन क्या कहते हैं उसको? अच्छा। ये तो नहीं है, कहीं इंग्लैंड ही अब जीत ना जाए। अर्मिला हसन, पहले आपके मुंह से इंग्लैंड निकला है, आई एम अफ्रेड। ठीक है, खैर ये जनाब कुछ हाइलाइट्स कल के मैच की। मुझे मालूम है कि आपको हमसे ज्यादा मालूम है, बिकॉज कल पूरी कौम तो मैच देख रही थी। 1 से लेकर तकरीबन 4:30-5 बजे तक मैच का ही सिलसिला चलता रहा और फिर बाकी के तबसरे सोशल मीडिया पे हुए। पाकिस्तान की टीम फाइनली तकरीबन 15 साल के बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है और ये इम्कानात बहुत रोशन है जिस मोमेंटम से पाकिस्तान की टीम खेली है कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन बारिश का इम्कान 95% है एमसीजी में। कोई बात नहीं, खैर है, देखी जाएगी। जहां अल्लाह मियां ने सेमीफाइनल में पहुंचाया था फाइनल में जिता देंगे जनाब। कल ऐसे वाकई लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम ना जीतने के लिए आई है। जो हमने टीम वर्क देखा ग्राउंड के अंदर, जिस तरह से फील्डिंग थी, बॉलिंग थी, बैटिंग थी, बाबर और रिजवाना बैक, बहुत ज़बरदस्त मैच। एक वो कहते हैं अच्छा क्रिकेटिंग डे था जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी एनालिस्ट बल्कि इंडियन जर्नलिस्ट थे, उनको भी सुन रहे थे। वो भी बड़े सराह रहे थे पाकिस्तान को कि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड पे अपना प्रेशर बिल्ड किया और मैच को बहुत स्मूथली जीता। हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल, और ये कुछ मनाजिर जो आपको दिखा रहे हैं ये जीत के बाद के मनाजिर हैं। कहते हैं जीत सभी खामियों को छुपा देती है। कल भी जीत ने हमारी कुछ खामियों को छुपाया। हम कोई खामी नहीं बता रहे अभी। बहुत सारे कैच ड्रॉप्स हो या दीगर चीजें हो, पाकिस्तान ओवरऑल दे प्लेड ग्रेट। अच्छा, ये सिर्फ मनाजिर नहीं है, हमारे पास कुछ साउंड्स भी हैं, हम साथ साथ आपको दिखाते चले जाएंगे। ये इस वक्त जो आप सीन देख रहे हैं, ये रिटर्निंग बैक टू द होटल ग्राउंड से। और जरा सुनिए जरा हारिस, सिर्फ ये प्लेयर्स बल्कि कल पूरा स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान गा रहा था। उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर जैसे ही जीत जो कहले पाकिस्तान के हिस्से में आई, वहीं पे पूरे स्टेडियम के अंदर सब ने दिल दिल पाकिस्तान गाना शुरू कर दिया। एंड इट वाज वेरी बहुत एक जो इमोशनल किस्म का मोमेंट था। ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए भी सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंचना और फिर फाइनल्स के अंदर जाना, नो डाउट बाबर आजम की कैप्टेंसी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एवरी सिंगल मोमेंट वाज प्रेशियस जी। जिस तरीके से बाबर फिर मैच खत्म होने के बाद जिस तरीके से वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर उन्होंने या पोस्ट मैच अपना जो इज़हार ख्याल किया, उसमें उन्होंने बात की। बल्कि आपको दिखा देते हैं, अगर पिछला हमारे पास है, बाबर आजम साहब ने सेरेमनी से बातचीत करते हुए क्या कहा और किस तरीके से जज्बात का इजहार किया, जरा वो भी आपको सुना देते हैं हम। बाबर आजम ने क्या कहा आपने सुना। बाबर और रिजवान ने कल निस्फ सेंचुरी बनाई, दोनों ने बड़ा अच्छा उनका कमबैक रहा। लेकिन दूसरी जानिब अभी रिजवान साहब ने क्या कहा वो तो सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले विमेन क्रिकेट टीम की बात भी करेंगे क्योंकि वो भी क्रिकेट मैच खेल रही थी और वो भी इस मैच के लिए उन्होंने बताया क्लीन स्वीप किया आयरलैंड के खिलाफ। ओह वाओ, लवली। मुझे इस सारे सेलिब्रेशन में जनाब उन्होंने जैसे ही मैच जीते तो उनको भी कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे जहां पे वो भी ये पूरा मैच की विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई नजर आई। तो नो डाउट कल पूरा पाकिस्तान, पूरी टीम, चाहे विमेन टीम थी, ऑब्वियसली हमारी टीम तो खेल रही थी, सबने बहुत भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया इस विक्ट्री को। इसके साथ साथ जी रिजवान ने भी कल और ये वो विजुअल्स हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, ये देखिए जी जरा हमारी विमेन टीम कैसे सेलिब्रेट कर रही है। वाओ, जबरदस्त। अच्छा जी, रिजवान ने भी कल मैच जीतने के बाद अपनी नेक्स्ट सेंचुरी के बाद कुछ कहा, हम चाहेंगे हम आपको वो भी सुनवाएं। और ये जरा ये एक्साइटमेंट चेक करें हमारी विमेन क्रिकेट टीम की, हाउ एक्साइटेड दे वर। खैर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किए थे और अब आई थिंक रिजवान, हाँ जी बिल्कुल भाई शहदी का जो रन आउट था ना, मेरे ख्याल में क्या क्लासिक रन आउट था। मतलब बहुत ही अरसे बाद हमें मजा आया और शहदी हमेशा हमें मजा करा देते हैं, अपनी फील्डिंग से मजा करा देते हैं। द काइंड ऑफ फील्डर ही इज, और बाकी बॉलिंग और बैटिंग के अंदर तो कमाल हैं। खैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारी इत्तलात के मुताबिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जानिब रवाना हो गई है और ये कुछ मनाजिर हैं एयरपोर्ट के जब चैंपियंस टू बी दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट और उसके बाद यकीनी तौर पे वो फ्लाइट लेकर मेलबर्न पहुंचेंगे जहां पे वर्ल्ड T20 फाइनल होगा। और उसके हवाले से स्पेकुलेशंस मौसम को लेकर भी हैं और अगर मौसम इजाजत नहीं देगा इस मैच की, यानी कि ऑन द सेम डे एंड ऑन द रिजर्व डे एज वेल, यानी कि इतवार को और पीर को भी, तो दोनों टीम्स चैंपियन कंसिडर की जाएंगी, दोनों
दोनों टीम्स मुश्तरका चैंपियंस होंगी इन केस अगर मैच नहीं हो पाता एज पर द रूल्स। लेकिन देखते हैं सूरत हाल क्या होती है। खैर, हमने एक बड़ा पर्टिनेंट पैनल तश्कील दिया है, हमारे रेगुलर एनालिस्ट जो हमारे साथ मौजूद होते हैं वो भी, और उसके साथ साथ हमारे साथ एक और गेस्ट एनालिस्ट भी मौजूद हैं। हम इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान ने से T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाई है, जगह बना ली है। और इसके लिए हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ ही देर में अब्दुल माजिद अवान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अहमद शहजाद की तरफ आएंगे। अहमद शहजाद, पाकिस्तानी टीम ने तो वैसे हर जो कह लेना शोबे में, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन आपके ख्याल में इस जीत में सबसे अहम किरदार किसका रहा? जी, जबरदस्त क्रिकेट खेली आज पाकिस्तान ने, तीनों शोबों में बहुत आउट क्लास किया उन्होंने। पाकिस्तान ने कल के मैच में जो है डेफिनेटली न्यूजीलैंड को, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो मैच टर्निंग जिसकी वजह से मैच पाकिस्तान के हक में गया कल, वो उनकी बॉलिंग है। बी इट इन द पावर प्लेज, बी इट इन द मिडिल ओवर्स विद द स्पिनर्स और बी इट इन द डेथ ओवर्स। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो कल के मैच में क्लिनिकल। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ये कि आपके भी हम तज्जिए मुसलसल एक्सप्रेस पे सुन रहे हैं, जो आप तज्जिए लेकर आ रहे हैं, मिर्जा इकबाल बेग साहब के भी तज्जिए हम सुन रहे हैं। हम सभी लोग पहले बड़े शेकी रहे कि पता नहीं आगे क्या परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन आई थिंक हमारी टीम ने, खासतौर पर हमारे ओपनर्स ने हम सब की आरा को गलत साबित किया और बेहतरीन किया। बाबर आजम का कल का दिन बहुत अच्छा रहा। वो न सिर्फ फॉर्म में वापस आए, उन्होंने रन स्कोर किए, बल्कि हमने कोई ऐसा शॉट नहीं देखा, कोई ऐसा उनकी रिलेक्टेंस उनकी नहीं देखी उनके लेजे के अंदर कि वो जिस तरह खेल रहे थे काफ़ी दिन के बाद बेहतरीन खेले। क्या बाबर अब ये फॉर्म बरकरार रख पाएंगे? फॉर्म फाइनल में बड़ी चाहिए उनकी। डेफिनेटली देखिए, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास परमानेंट होती है। बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैचेस के प्लेयर हैं और अच्छे टाइम में फॉर्म में निक में वापस आए हैं। जो कल बेहतरीन चीज़ उनकी देखने में मिली वो उनका जो इंटेंट था, आई थिंक वही इंटेंट बरकरार रखना है दोनों रिजवान ने और बाबर ने। इंशाल्लाह ताला फाइनल में भी इसी तरह की एक पार्टनरशिप लगा के इंशाल्लाह अपनी टीम को पता है आप करना और वर्ल्ड कप घर लेके आना है। परमानेंट डेफिनेटली बाबर आजम इज अ क्लास, लेकिन स्टिल कल हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो आपके ख्याल में कल उनकी जो के लिए बेसिक मिस्टेक्स क्या थी, बुनियादी गलतियां क्या थी जो आपने सेमीफाइनल के इस मैच में देखी? देखिए न्यूजीलैंड की टीम ने कल काफ़ी ज़्यादा गलतियां की हैं, चाहे वो फील्डिंग के अंदर हो, चाहे वो बॉलिंग में एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो पिच को रीड करना है, इस तरह की गलतियां की हैं। पहले 6 ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जहां पे फिन भी आउट हो गए, उनके जो अग्रेसिव बैट्समैन थे, और कॉनवे भी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो विलियमसन ने और मिचेल की पार्टनरशिप थी, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ले कर दिया था जो अपने लोअर ऑर्डर के लिए, समथिंग लाइक जिमी नीशम के लिए, मिचेल के लिए भी इटसेल्फ, आखिरी 3 ओवरों में या 4 ओवरों में वो जो यूटिलाइजेशन थी, वो जो 2 बड़े ओवर चाहिए थे कल के मैच में न्यूजीलैंड को 165 और 170 तक पहुंचने के लिए, वो नहीं कर सके। ठीक है अशरद, आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त हमें सलीम खालिक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, अब्दुल माजिद अवान भी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हमारे वो 2 तज्जियाकार सहाफ़ी दोस्त हैं जो कि ऑफ एंड ऑन जिनके साथ हमारा इख्तलाफ राय, इत्तफाक़ राय चलता रहता है। लेकिन कल के हवाले से वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड आई बिलीव कि हमारे ये 2 तज्जियाकार भी बहुत ही खुश होंगे। सलीम खालिक भाई बहुत शुक्रिया, और अब्दुल माजिद आपको भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम आप ही की तरफ आ जाते हैं। वी नो कि बहुत एक्साइटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने एक बड़ा परफेक्ट मैच जीता है। इससे अच्छी कोई परफेक्ट जीत हो नहीं सकती है। जिस तरह से हम खेले, हमें एक टाइम पे तो ये भी लगा कि शायद हम 10 विकेटों से ही 152 चेस करेंगे एज वी चेस अगेंस्ट इंडिया। तो सबसे पहले तो अपना एनालिसिस हमारे सामने रखिए सलीम खालिक साहब, कैसे देख रहे हैं कल की जीत को आप? जी बिल्कुल, और लोग यही कह रहे थे कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान का पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन जब वहां पहुंच गए, जिस तरह भी पहुंचे, उसके बाद फिर तो अब ट्रॉफी लेकर ही आना चाहिए। बिल्कुल आउट क्लास किया पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को, और अमूमन जो वर्ल्ड कप के इस तरह के मैचेस होते हैं, नॉकआउट मैचेस, न्यूजीलैंड की टीम वहां पर बिल्कुल ऑफ कलर नजर आती है। पहले अच्छा खेलती है, आखिर में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, और पाकिस्तान पहले भी उसको 3 बार जो है वर्ल्ड कप के इस तरह के मैचेस में हरा चुका है। कल तारीख जो है वो उलट हुई। वैसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये था कि 6 में से 5 मैचेस जो थे वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, कल पाकिस्तान ने उलट किया उसके, और शुरू से ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। खासतौर पे आपने देखा होगा बॉलिंग में, अहमद ने भी बॉलिंग की बात की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग। शाहीन आफरीदी अपने पुराने रिदम में वापस आ गए, जबरदस्त उन्होंने हमें विकेटें लेके दी। लेकिन उसके साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी फील्डिंग।
Yes. कल पाकिस्तान की फील्डिंग ऐसे लग रही थी कि कोई बहुत ही जबरदस्त कोई टीम है जिसकी फील्डिंग ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग, डायरेक्ट थ्रो भी लग रहे हैं, डाइव में मार मार के चौके रोक रहे हैं। तो उसी वक्त लग रहा था कि यार ये तो जीतेंगे आज, जिस तरह के ये बॉलर्स का साथ दे रहे हैं फील्डर, जिससे लग रहा है कि भाई जीतेंगे। फिर अहमद ने भी ये बात बोली कि जो डेथ ओवर्स थे वहां पर न्यूजीलैंड को बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलने दी, पहले भी ऐसे नहीं खेलने दी, फील्डर्स ने साथ दिया। इस वजह से जो स्कोर बना वो एक अचीवेबल टारगेट था, और जो पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए फिर इंटेंट की बात शुरू में ही जो हम लोग अहमद पे इन पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन अभी अहमद ने भी यही बात बोली इंटेंट वाली, इसमें हमारे ओपनिंग प्लेयर रिजवान और बाबर पर कि वो जो स्लो खेल के बाद में प्रेशर ले आते हैं। लेकिन कल पहली ही गेंद पर रिजवान ने चौका लगाया, और उसके बाद भी और लकीली वेरी फर्स्ट बॉल बाबर आजम ने जो खेली उसमें उनका कैच ड्रॉप हो गया। Yes. उससे जो है उनको फिर और भी थोड़ा हौसला बढ़ा। फिर वो दोनों ओपनर्स ने कल जो पॉजिटिव अंदाज में बैटिंग की, वो पाकिस्तान की जीत उसी वक्त नजर आ रही थी। पुराने वाले बाबर और रिजवान नजर आ रहे थे, बिल्कुल पुराने वाले बाबर और नजर आ रहे थे रिजवान। लेकिन सलीम खालिद साहब, कल हमने टीम वर्क हमें बहुत बेहतर अंदाज में नजर आया। जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया कि ऐसे लग रहा था किसी और टीम के फील्डर्स खेल रहे हैं, ना कोई कैच ड्रॉप हो रहा है, डायरेक्ट हिट लग रही है, सारा कुछ बहुत माशाल्लाह परफेक्ट चल रहा था। अब आगे जाके न्यूजीलैंड की टीम को भी अगर हम देखें तो हम इतना जो कह लें बहुत उनकी टीम या परफॉर्मेंस के अंदर फ्लॉज नजर आए, कैचेस भी ड्रॉप किए, उनकी बॉलिंग भी उस तरह से नहीं थी। व्हाट डू यू थिंक कि न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत जो लाइट लिया था इस मैच को? लाइट नहीं लिया था, हमारी टीम जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर है, और हम लोग अभी न्यूजीलैंड को हरा कर आए थे उनके मुल्क में ना, तो वहां से ये बात साबित हो चुकी थी कि हम लोग उनको दोबारा भी हरा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया था कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, और वो सारे जो कयास आ रहा थी, लोग पेश गोइयां लोग कर रहे थे कि न्यूजीलैंड को आसानी से देंगे, वैसे ही हुआ। और न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा क्या बहुत ज्यादा दबाव में नजर आई शुरू से ही, हालांकि उनके बहुत एग्रेसिव ओपनर्स हैं, टॉप 4 जो उनके बैटर्स हैं, किसी न किसी वर्ल्ड कप मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, खासतौर पे ओपनर्स जो इनके हैं। लेकिन जब पावर प्ले की बात आई तो वहां पर बिल्कुल ही वो फंस कर खेले। इसका क्रेडिट हमें देना चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स को, खासतौर पे शाहीन आफरीदी को, और फील्डर्स को भी। अगर वो जो डाइवे लगा के वो चौके जो रोके हैं उन्होंने, अगर वो हो जाते तो जाहिर है न्यूजीलैंड का हौसला उससे जो है बढ़ता और वो बड़े की तरफ जाते, लेकिन नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। सलीम भाई साथ ही रहिए, अब्दुल माजिद अवान भी हमारे साथ आ चुके हैं। माजिद, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वन अनदर मैच, अनदर नॉट प्रैक्टिस मैच, अ सीरियस मैच, एंड हमने बहुत सीरियस नोट के ऊपर इसको जीता। दूसरी जानिब आपसे मेरा सवाल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे नहीं है माजिद, न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के लिए आतिफ का वो सॉन्ग है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अब ऐसे लगता है कि न्यूजीलैंड की एक रूटीन सी है कि बड़े मैच तक पहुंच जाना, लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, चौक कर जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद होगा, कर नहीं पाते, जीत नहीं पाते। क्या वजह है बुनियादी तौर पर? क्या प्रेशर हैंडलिंग का प्रॉब्लम है? बुनियादी मसला क्या है न्यूजीलैंड के साथ? देखें, स्पोर्ट्स में ना एक चीज होती है किलर इंस्टिंक्ट, वो चाहिए होती है आपको, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप कुछ भी खेल रहे हो, आपको एक किलर इंस्टिंक्ट चाहिए होती है टू गो पास दैट लाइन। वो जो एक लाइन होती है ना बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग, वो किलर इंस्टिंक्ट न्यूजीलैंड वालों में हमें नजर नहीं आती। वो लोग उनकी तारीफ ही यही है कि वो लोग बड़े सीधे, बहुत काम। कल हमें पूरे मैच में विलियमसन सिर्फ एक दफा जो है वो गुस्सा होते हुए दिखाई दिया, जब उनसे बॉल मिस हो गई, फील्डिंग कर रहे थे, थ्रो करने लगे, बॉल हाथ से निकल गई, तो बस वो गुस्सा दिखाई दिया। बाकी वो पूरा टाइम बड़ा काम एंड कूल रहते हैं। तो कीवीज की ये जो एक एटीट्यूड है ना कि वो बिल्कुल सुकून से चिल माहौल में खेलते हैं, ये उनको जो है मेरे ख्याल से शन करना होगा। दे हैव टू कम इन एंड दे हैव टू शो के यार नहीं, अब जीतने आए हैं, ठीक है। कप्तान जो है, देखें आप एग्रेसिव कप्तानों की बात करें, धोनी जो थे, कोहली जो थे, सरफराज इवन हमारे हर बॉल के बाद जो है अपने प्लेयर के बाद भाग रहे होते हैं, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी दिखाई। इमरान खान हमारे 92 के जो कैप्टन है, तो एक एग्रेसिव नेचर होती है कप्तान की, जिससे टीम को उस लाइन के पास लेके जाता है। तो बस वो थोड़ी सी अगर विलियम्स के अंदर पैदा कर लें तो शायद एक आध ट्रॉफी ले ही आएंगे घर। यानी आप कहते हैं बाबर की कैप्टनसी ने कल वाकई कमाल किया, और कल हमने जिस तरह से अब्दुल माजिद परफॉर्मेंस देखी, बाबर, रिजवान अपनी फॉर्म में वापस आए, फिर शाहीन शाह अफरीदी अपनी जो इंजरी के बाद कुछ मैचेस में वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, उनको भी कह रहे थे कि वो जल्दी आगे, कल वो भी हमें अपनी फॉर्म में नजर आए। सो ओवरऑल सारी टीम जो है वो लग रहा है कि उस मोमेंटम में आ गई है कि अब ये ट्रॉफी लेकर ही आनी है।
क्रिकेट में हम एक बात करते हैं पीक करने की ना, कि कब टीम जो है वो पीक करती है, तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छे टाइम पे पीक कर रही है। जब हम टूर्नामेंट में आए, हम हारे इंडिया से, हमारे आधे बॉलर्स नहीं चल रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से आए हुए थे, वो नहीं चल रहे थे, तो वो जो उनकी पीक आई ना पाकिस्तान की, वो बड़े क्रूशल और अच्छे टाइम पे आई। और ज्यादातर जो T20 वर्ल्ड कप से हमने यही देखा है कि जो टीम्स अच्छे टाइम पे पीक कर जाती है, उनका बैट्समैन चलने लग जाता है। जैसे हमारे बाबर और रिजवान कल बहुत अच्छा खेल के चले गए, हमारे बॉलर्स जो हैं वो चलना शुरू हो गए, शाहीन शाह अफरीदी वापस थोड़े से फॉर्म में नजर आए। अभी भी वो उनकी वो पहली वाली फॉर्म नहीं है, बट ही इज वेरी क्लोज टू दैट। तो वो जब अच्छे टाइम पे कर जाती है टीम, तो वो इवेंचुअली जो है वही टाइटल जीत जाती है। लास्ट ईयर हमने ऑस्ट्रेलिया का भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छे टाइम पे पीक किया, बिल्कुल एंड में आज मारा सेमीफाइनल में, और फिर इवेंचुअली वो फाइनल भी जीते। तो ये एक फैक्टर होता है कि आपके प्लेयर्स कब किक कर जाते हैं। अगर आप शुरू में कर जाए, जैसे न्यूजीलैंड ने शुरू में बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब जाहिर है वो फिर फिनिश के बाद करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट मैटर्स। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, हमारे कोचेस भी कल बड़े खुश थे माशाल्लाह, और बड़े हमें जो ना जंप्स करते हुए नजर आए, और बड़े दे वो वेरी हैप्पी। हम कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, मैथ्यू एंड ऑल, जो हमारे दीगर कोचेस हैं वो भी बहुत खुश थे। ट्वीट मैंने देखी मोहम्मद यूसुफ की, देन सकलैन भाई एंड ऑल, तो माशाल्लाह सबकी ओबियसली कंबाइन एफर्ट तो है। लेकिन सलीम को आपकी तरफ आते हुए ग्रेस का क्या करना है? कल इरफान पठान साहब ने एक ट्वीट की, उनको हमारी सेलिब्रेशन से भी उनको मसला हो गया, हालांकि उनका अभी सेमीफाइनल रहता है, और कल किसी ने बड़ी अच्छी ट्वीट की कि इरफान भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम मेलबर्न में हैं, आप वहाँ पे आके हमसे बात कीजिए। तो ये जो ग्रेस का कल उन्होंने जिक्र किया कि जी ग्रेस दिखाएं, और फिर ये भी क्लियर किया कि मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, अवाम की बात करूँ। फिर अवाम ने 2 के ट्विटर पर याद कराया उन्हें कि ग्रेस क्या होती है, और कहा इंडियन स्पेक्टेटर्स ने ग्रेस दिखाई है। आप इस पर क्या कहेंगे? वाई इंडियंस आर थिंकिंग लाइक दिस? सलीम भाई देखिए, इरफान की तो मजबूरी है, ना सिर्फ इरफान की, जितने भी वहाँ के मुस्लिम स्टार्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, उनकी मजबूरी होती है, उनको बेचारों को अपनी वफादारी शो करनी होती है। तो वो इस तरह के स्टेटमेंट दे के एक सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने तो पाकिस्तानियों को ऐसे कहा। तो इरफान ने इस तरह से किया, लेकिन सोशल मीडिया का भी दौर है। एक क्रिकेट हो रही होती है मैदान में, एक हो रहा होता है लड़ाई सोशल मीडिया पर। तो जाहिर है इंडियंस को हजम नहीं हुई होगी पाकिस्तान टीम की ये कामयाबी के फाइनल तक पहुंच गए। साथ में अपना भी डर होगा, पहले वो सोच रहे होंगे कि चलो यार न्यूजीलैंड आया, अगर हम जीते सेमीफाइनल तो आसानी से हरा देंगे। लेकिन पाकिस्तान को उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही हुआ था, जब पहले मैच में इंडिया ने बहुत बुरी तरह पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी थी, दोबारा फाइनल में मुकाबला हुआ, पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह उनको हराया। तो उनको अपनी भी फिक्र पड़ गई होगी, और साथ में ये जो मैंने बताया कि मसला चल रहा होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको आपस में लोगों को जोड़ना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, उनको आपस में मिलाना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट दे के तो फिर और आप लोगों को प्रोवोक करेंगे कि वो लड़े। तो मैं नहीं समझता कि इरफान ने कोई सही बात की। लेकिन ये तो इंडियन है, लेकिन वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर तो पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तान के जो नेटिजन्स हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये सवाल मेरा आपकी तरफ है माजिद, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया मोहम्मद आमिर और वहाब के तज्जियों को। हालांकि एवरीवन हैज द राइट टू डू एनालिसिस, हम भी करते रहे हैं, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, ज्यादा भी कर जाते हैं समटाइम्स। लेकिन क्या जिस तरीके से कल उनको ट्रोल किया जा रहा था, फिर वहाब को जवाब में आमिर की चॉकलेट खाते हुए पिक्चर पोस्ट करना पड़ी कि ये सर्फ नहीं खा रहे कोई सदमे में नहीं है, चॉकलेट खा रहे हैं, और उस पे उनका रवैया कुछ थोड़ा ज्यादा सीरियस भी लगा ऑन एयर जब उनसे होस्ट ने सवाल किया। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये रवैया ठीक है इन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स का, और इट्स जस्ट अ मोमेंट, इसको एज अ मोमेंट एंजॉय करना चाहिए? ये जो पिछला मैच हम जब क्वालिफाई किए थे बांग्लादेश को हरा के, तब भी मैं सोशल मीडिया फॉलो करना पड़ता है, तो मैं यही देखा था कि आमिर और शोएब मलिक खास तौर पे 2 लोग थे जिन्होंने ट्वीट्स नहीं की थी पाकिस्तान के हक में अब कांग्रेचुलेशंस करने के लिए। छोटे से छोटा प्लेयर मीर हमजा, सैफुल्लाह बंगर, आप ऐसे प्लेयर्स जो आपको एक आध मैच में दिखे होंगे, उसके बाद नहीं दिखे होंगे, उन तक ने आगे पाकिस्तान को कांग्रेचुलेशंस बोला था। शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर ने नहीं बोला था, और ये काफी बड़ी बात होती है कि इतने बड़े प्लेयर्स, शोएब मलिक 20 साल से ज्यादा खेल गए, आमिर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट नहीं करे। मुझे ये लगता है ये एक सिस्टमिक फ्लॉ है कि ये जो हमारे यहाँ पे हर 2 साल 3 साल बाद चेयरमैन बदल जाता है, कोचेस बदल जाते हैं, सबको पता है कि फिर वो अपनी मर्जी के लोग लाते हैं, प्लेयर्स भी अपनी मर्जी के इवन ले आते हैं। तो वो ये सिस्टमिक चेंज के खिलाफ मुझे तो लगता है उनका एक प्रोटेस्ट है कि भाई आप लोग जिस तरह भी चला रहे हैं हमें नहीं पसंद, तो इसलिए हम तारीफ भी नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आमिर इज अ वेरी गुड बॉलर, आमिर इज अ ग्रेट बॉलर। अगर वो अपना टेस्ट करियर कंटिन्यू रखते हैं या जो भी उन्होंने किया वो अपनी जगह, लेकिन आमिर को ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें आगे कांग्रेचुलेशंस जरूर बोल देना चाहिए था।
पाकिस्तान की है, टीम किसी चेयरमैन की नहीं है, किसी चीफ सिलेक्टर की नहीं है, किसी कप्तान की नहीं है, ये टीम पाकिस्तान की है। एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। अब्दुल माजिद, आप हमारे साथ ही रहेगा, सलीम खालिक आप भी हमारे साथ हैं, एम एस शहजाद भी हमारे मौजूद हैं, आप तीनों हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने तज्जिए को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आज क्रिकेट पे ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया वर्ल्ड कप के, तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। फाइनल में पहुंच गया इमरान हसन, सेमीफाइनल जीत के। ओह सॉरी, सेमीफाइनल जीत के फाइनल में। अब मैं भी उसी फील्ड में चल रही हूँ। अच्छा जनाब, फाइनल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद अवान हैं और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शहजाद, आपकी जानिब आएंगे। आज दूसरा सेमीफाइनल है भारत और इंग्लैंड के दरमियान। अब ऑब्वियसली दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग हैं इस वक्त, लेकिन स्टिल आपको किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, टफ टीम्स हैं दोनों, बहुत हैवी कंपेटिटर्स हैं। दोनों टीम्स के पास बहुत इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स हैं। इंडिया की बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, केएल राहुल भी दोबारा फॉर्म में आ रहे हैं। पांड्या जैसे प्लेयर भी उनके पास है। रोहित शर्मा अभी तक उनको क्लिक नहीं मिला है। और वहां पे अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग में वुड है, सैम करन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आदिल रशीद मतलब आखिरी मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, हेल्स डिसेंट फॉर्म में है, बेन स्टोक एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बटलर जो है ना डिसेंट फॉर्म में है। एक बड़ा डिसेंट मैच होगा। मुझे लगता है कि अगर इंडिया की टीम किसी तरीके से उनकी बॉलिंग जो उनका वीकर लिंक है, उनकी बॉलिंग अगर उन्होंने अच्छी कर दी तो बैटिंग तो इंडिया को लेट डाउन नहीं कर रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया अपनी बॉलिंग कैसे करता है इंग्लैंड के सेंस, ताकि एक मॉडेस्ट टोटल तक उनको रख सके और उनकी बल्लेबाज उनको डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। शहजाद, एक सवाल के जवाब में आपने इतने ज्यादा स्टार्स के नाम लिए हैं, 5-6 बड़े इंडियन स्टार्स, 5-6 बड़े इंग्लैंड के स्टार्स। मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा मैच है। आई मीन ट्रीट होगी क्रिकेट लवर्स के लिए एंड वी लव टू वॉच दिस। दूसरी जानिब मैं आप चुके प्लेयर भी हैं हमारे बड़े, आप भी माशाल्लाह मास्टर स्ट्राइकर रहे हैं और अभी भी खेलते हैं। आपके ख्याल में या आपकी ख्वाहिश अगर मैं पूछूं, डू यू वांट इंडिया टू विन दिस फाइनल एंड टू प्ले विद पाकिस्तान? ख्वाहिश क्या है आपकी? नहीं, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में उनका फेस ऑफ हो। यही सबके लिए अच्छा है, ये क्राउड के लिए अच्छा है, ये स्पेक्टेटर्स के लिए अच्छा है, ये जो क्रिकेट के फैंस हैं उसके लिए अच्छा है, ये ब्रॉडकास्टर के लिए अच्छा है, आईसीसी के लिए अच्छा है। ये सबके सब विन विन सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान की जो फाइनल की सिचुएशन होगी। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि इंडिया अपना मैच जीते इंग्लैंड से और फिर फाइनल जो है इंडिया और पाकिस्तान का हो और इंशाल्लाह उसमें एक अच्छी गेम देखने को मिले, और लेकिन उसमें फाइनल में पाकिस्तान फतेह याब हो। के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए। लेकिन चले अगर मगर की सिचुएशन या मार्जिन हम देते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर इंडिया है या इंग्लैंड है, दोनों में जिससे भी सेमीफाइनल के बाद हमारा फाइनल होगा? जो स्टैंड आउट चीज की है आज, वो उनका पावर प्ले के अंदर इंटेंट था जो कि बाकी मैचेस में मिसिंग था। तो ये जो इंटेंट है, ये जो फ्लेयर था पहले 6 ओवरों के अंदर, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान विल बी सिटिंग गुड। ठीक है। साथ थैंक यू वेरी मच। स्टे विद अस। हमारे साथ जो दो दीगर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सलीम भाई, आपने अहमद शहजाद का तज्जिया भी सुना और यकीनन उनका भी ये कहना है कि ही वांट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट फाइनल। बहुत सारे लोगों के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, आईसीसी के लिए बेहतर है। भारत के लिए कितना बेहतर है कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है कि इंग्लैंड सामने ना आए, भारत आए? इस पर क्या कॉमेंट है आपका सलीम खालिक साहब? मुझसे मेरी जाती राय पूछे तो मैं तो कहता हूँ इंग्लैंड के साथ हमारा मैच हो। बहुत लोग इंडिया इंडिया इंडिया, क्या है इंडिया को इतना हराया है। आई एक्चुअली लाइक दिस आंसर। बहुत हो गया इंडिया, क्या है इंडिया? आई लाइक इट। अच्छा, अब एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। जो इससे पहले माजिद से बात हो रही थी सोशल मीडिया के हवाले से, तो मैंने शोएब की वीडियो देखी थी। सेमीफाइनल के बाद भी वो भंगड़ा डाल रहे थे और फाइनल में पहुंचने के बाद भी ट्वीट नहीं की होगी उन्होंने, लेकिन खुश हो रहे थे। साथ एक और ऐड मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, जो काफी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे। देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया से हारा, जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा खास तौर पे, तो कोई कैसे तारीफ कर सकता था? तनकीद बनती है, लेकिन जब तनकीद होती है उससे ही प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं और अच्छा परफॉर्म करूं और मैं आगे लेकर आऊं। अब आते हैं बात दोबारा आपकी फाइनल की तरफ। तो इंडिया के लिए भी इंग्लैंड को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इंडिया की बॉलिंग जो है
वो उनका वीक लिंक है। सूर्या कुमार यादव पे अब वो इन्हिसार ज्यादा करने लगे हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई इस तरह का मैच आता है तो वो थोड़ा उनकी फॉर्म जो है वो मुतासिर हो जाती है। विराट कोहली जो है होपफुली वो फिट हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने कल पढ़ा था कि वो नेट में उनको बॉल लगी है। और रोहित शर्मा तो फिट हो गए, लेकिन उनकी फॉर्म इतनी अच्छी चल नहीं रही, तो टॉप 3-4 जो प्लेयर है तो उनके ऊपर जो है इंडिया का ज्यादा इन्हिसार है। और सच्ची बात मैं बताऊं, मुझे इंडिया की इस टीम को देख के थोड़ी सी हैरत भी हुई कि ये सेमीफाइनल में पहुंच गई, क्योंकि वो नाम या वो जो परफॉर्मेंस उनकी वो जो होती है ना कि यार बहुत जबरदस्त जा रहे हैं शुरू से, वैसा रहा नहीं। ठीक है जीत रहे हैं, लेकिन एक माजिद ने जैसे बोला किलर इंस्टिंक्ट वो जो है वो नहीं नजर आई इंडियन टीम के अंदर। ठीक हो गया अब्दुल माजिद। सलीम साहब ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, अहमद शहजाद ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का किया। अब आप जरा अपनी ख्वाहिश बताएं, आपकी क्या ख्वाहिश है, इंग्लैंड हो या इंडिया हो? और पाकिस्तान की टीम आपको क्या लगता है किस टीम के मद्दे मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी? मैं अपना पर्सनल और पाकिस्तानियों का भी ओपिनियन देना चाहूंगा साथ के, प्लीज खुदा का वास्ता है हार्ट अटैक्स देना बंद कर दें, बहुत ज्यादा हो गया। ये पूरा वर्ल्ड कप जो है ना, सबके बीपी यहाँ और यहाँ और यहाँ रहते। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट यही है कि जो भी टीम आए, मैं तो ये भी कहूंगा कि थोड़ा वन साइडेड पाकिस्तान फाइनल जीत जाए, हमसे नहीं बर्दाश्त होने वाला। और अच्छा, जब अरबा ने माजिद आपसे ख्वाहिश पूछी तो मैंने कहा कि स्ट्रेट अवे आप ये ना कहते भाई मैं तो बाबर आजम को वजीर आजम देखना चाहता मुझे लग रहा है 20 साल बाद वो भी आएंगे। जी बिल्कुल, अगर ये जीत गए तो हाँ जीत गए तो वो 92 की रीत अगर सब पूरी हो रही है, बारिशें हो रही हैं, पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं सेमीफाइनल में। अच्छा, ये जो बारिश का आपने जिक्र कर दिया, टाइम बहुत कम है मेरे पास। जिन लोगों को नहीं पता उनको सलीम साहब और माजिद हम ये बताते चलें कि अगर बारिश हो जाती है तो खेल रिजर्व डे पे जाएगा, इनके मंडे को दोबारा मैच होगा, और अगर मंडे को भी पॉसिबल नहीं होता तो दोनों टीम्स को चैंपियन करार दिया जाएगा। इस पे मुख्तसरन क्या कहेंगे आप, अपनी राय दीजिए। मैच ये 5-5 ओवर का T20 में क्योंकि है कि आप 5-5 ओवर खेल लें तो 5-5 ओवर का तो हो ही जाएगा, इतना तो होगा, तो आपको चैंपियन जरूर मिलेगा इस दफा, चैंपियन जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद, सलीम खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अहमद शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जनाब। लेकिन यूएस काउंसिलेट ने भी पाकिस्तान की विक्ट्री को बहुत बेहतरीन अंदाज में मनाया। कुछ विजुअल्स है हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे और कुछ सुनाते भी हैं। Congratulations, Pakistan, on making it to the World Final of the T20 World Cup. Me and the team here at the U.S. Consulate, Lahore, are behind you guys. Bring that trophy home. Go Green! Go Green! This is US Consul General William McInnoyle जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सिर्फ the ladies who are standing in the scene, they should not hold bat like this. ये तो हम लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। This is very important. But thank you very much everyone जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस खुशी को मनाया। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। स्टे ट्यून्ड। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी। खेल के मैदान में तो मोर्चे हो रहे हैं, लेकिन सियासत का मैदान उसी तरह से गर्म दिखाई दे रहा है। किसी मोर्चे के इंतजार में है कौमी सियासी मैदान भी, ताकि मुल्क में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सके, मौशी सरगर्मियां बहाल हों, आवाम को कोई रिलीफ मिले। लेकिन जो सियासी मैदान का माहौल है हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होता चला जा रहा है और हालात ठीक होते अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब पर हमले के बाद तहरीक इंसाफ आज तकरीबन 8 दिन बाद दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रही है। गुज़िश्ता जुमेरात को ही वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर हमला किया गया था। इस मुकाम से आज लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, जबकि असद उमर फैसलाबाद से रावलपिंडी तक लॉन्ग मार्च की कमान को संभालेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, इस वक्त की सेकंड टियर की लीडरशिप है वो इस वक्त कमान संभाल रही है, तो इसका क्या नतीजा होगा ये हमने देखना होगा। दूसरी जानिब इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से खिताब करेंगे, ओबियसली उनका लहू गरमाएंगे। और अगर हम मजमूई तौर पर इन लॉन्ग मार्च के जो मुख्तलिफ ये काफिले हैं इसकी बात करें तो नवंबर के तीसरे हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि ये रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां से फिर इमरान खान खुद ज्वाइन कर लेंगे इसको एज पर देयर कैजुअल। पंजाब हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हुकूमत भी वफाकी हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की नहीं है वो इससे निमटने के लिए तैयार है। उधर एक
ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग्स लंदन के अंदर हो रही हैं और लंदन एक बार फिर सियासी गढ़ नज़र आता है, सियासत का महवर नज़र आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर लंदन पहुँच गए हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने नून लीग के जो कायद है नवाज शरीफ साहब, जो उनके बड़े भाई भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकात की। इत्तलात ये हैं कि इस मुलाकात में अहम फैसले किए जाएंगे, अहम बातें हो रही हैं और नवंबर को मुल्की सियासत के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। कुछ अहम तकर्रियाँ हैं जिस पे बात हो रही है। शेख रशीद ये दावा कर रहे हैं कि सिलेक्शन से लेकर इलेक्शन तक तमाम बड़े फैसले इस महीने में होंगे। तो क्या आप शेख रशीद साहब की बात पे ट्रस्ट करें या नहीं, ये तो एक बात का सवाल है। आज हमारे साथ जारी रहते हैं। आज हमारे साथ तजियाकार नहीं है, हमारे रिपोर्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ अहम रूट से हमें रिपोर्ट करें। वी हैव शहजाद अकरम एंड इमरान असगर विद अस। शहजाद अकरम, आपसे वजीराबाद। शहजाद, आपसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। वजीराबाद में आप मौजूद हैं। आज लॉन्ग मार्च दोबारा से यहीं से शुरू हो रहा है जहां पिछले जुमेरात को इमरान खान साहब पर हमला हुआ था। इस वक्त क्या सरगर्मियां आप देख रहे हैं वहां पर, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, गुजरांवाला से जो जब ये काफिला वजीराबाद पहुंचा है तो अल्लाहवाला चौक पर 3 नवंबर को यहाँ पर इमरान खान के काफिले पर जो है वो हमला हो गया। उसके बाद जो है ये इसको जो है मुलतवी कर दिया गया और 8 दिन बाद जो है आज वहीं से जो है दोबारा से शुरू किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जो है वाइस चेयरमैन, वो यहाँ पे इस चीज़ की क़यादत करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे जोशो खरोश की तो वो उस तरह का तो नज़र नहीं आ रहा जिस तरह का पहले था, क्योंकि जो है जब ये आगाज़ होता था तो आगाज़ से कबल ही जो है लोग यहाँ पे मौका पर जो है जब पहुँच जाते थे जहाँ से आगाज़ होना होता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे तैयारियाँ जारी हैं। इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे वीडियो लिंक के जरिए जो वो खिताब भी करेंगे, जिसके लिए बड़ी स्क्रीन जो है वो कचहरी चौक में नस्ब की जा रही है। सिक्योरिटी पहले से जो है वो ज़्यादा यहाँ पे की गई है। पहले 2100 जवान थे वो तैनात थे, अब जो है उसकी तादाद 1000 बढ़ाकर जो है वो 3200 कर दी गई है। पहले जो था वहाँ से जो डिफरेंस जो वो किया जा रहा है कि अब उन्होंने सिक्योरिटी प्लान पे मनवन अमल करवाने का जो है वहाँ पे कहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये अब अगर ये कंटेनर लेकर आते हैं या कोई ट्रक लेकर आते हैं तो उस पर जो है बुलेट प्रूफ शीशा जो है वो हम लाजमी लगवाएंगे। इसके साथ साथ जो है ये कान में जो बनेगा उसके 10 फीट के अंदर जो है वो किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी जो है वो ट्रक के ऊपर या कंटेनर जो बनाया जाएगा उसके ऊपर जो है वो 4 स्नाइपर जो है वो कमांडोज वो वहाँ पे ऊपर तैनात किए जाएंगे। किसी को कंटेनर के ऊपर जो है वो बगैर इजाज़त के जो उनके लिस्ट पुलिस को पहले ही फराम की जाएगी, उसके बगैर किसी को आने की ऊपर इजाज़त नहीं होगी। सो इस तरह से जो है ये सिक्योरिटी सख्त जो है वो की जा रही है और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो अपना पूरा जो है किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है कि दोबारा से। शहजाद, मुख्तसरन बता दें बंदे कितने जमा हुए हैं, क्या इतनी क्राउड है जिसको हम कह सकते हैं कि दोबारा से इंप्रेसिव स्टार्ट है? फिर मैं इमरान की जानिब जाऊंगा। जी इमरान, जिस तरह के मैंने बताया, जो इमरान खान के आने से पहले जो है यहाँ पे क्राउड जमा होना शुरू हो जाता था, इस तरह नजर नहीं आ रहा है। पहले जो कारकुनान को 1 बजे का टाइम दिया गया है वो इस तरह से जो है वो भी सोच रहे हैं कि जब वो आएंगे तो पता चल जाएगा फिर ही हम निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी जो है वो यहाँ पे क़यादत कर रहे हैं। ठीक है, आप साथ रहिए। इमरान असगर चूंकि इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत सियासी ओपोनेंट है तहरीक इंसाफ की, और वहाँ पे शायद ये सहूलत जो पंजाब हुकूमत दे रही है मार्च के शुरुका को वो वहाँ पे उनको ना मिले, उनको रोकने की तैयारियां हैं। इमरान, आप ही हमारे सामने तस्वीर रखिए, क्या देखा है आप तक आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से और ताज़ा तरीन क्या है जो कि आज से मार्च दोबारा शुरू हो रहा है? जी इमरान, बिल्कुल जो आपने बात की, मार्च तो आज दोबारा शुरू होगा, लेकिन जिस दिन से इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ उस दिन के बाद जो रावलपिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल मैदान जंग बना हुआ है। और अगर गुज़िश्ता 4 रोज की बात की जाए तो बिल्कुल मुहासरा कर रखा है पीटीआई के धरनों ने, क्योंकि जीटी रोड, मोटरवे, मरी रोड, एयरपोर्ट रोड, ये वो तमाम अहम शाहराएं हैं जो बराह रास्त जो है वो इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक होती है। और न सिर्फ आम शहरी बल्कि डिग्निटरीज, अम्बेसीडर, दिफाई इदारे, दीगर इदारे जो हैं इन्हीं शाहराओं को इस्तेमाल करके वफाक से जो है वो ताल्लुक अपना बरकरार रखते हैं। लेकिन 4 रोज हो चुके, ये तमाम रास्ते बंद हैं। आज सुबह भी मैंने रिपोर्ट किया, फैजुल हसन चौहान मुजाहिरीन के साथ मरी रोड पर मौजूद हैं। गो के पंजाब हुकूमत इनको पूरी तरह फैसिलिटेट कर रही है। दूसरी जानिब रावलपिंडी इंतजामिया ने मुतबादिल रास्ते दिए हैं, लेकिन वो इन मरकजी शाहराहों का मुतबादिल किसी भी सूरत नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो उनमें इतना बड़ा ट्रैफिक फ्लो बर्दाश्त करने की जो है उनमें इतनी सख्त है, और ना ही ये रास्ते बराह रास्त जो है वो इस्लामाबाद से मुंसलिक होते हैं। और अगर बात की जाए जो मार्च आगे बढ़ रहा है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत पूरी तैयारियां करके रख रही है। रेंजर चापर मौजूद है,
FC के दस्ते हैं, सिंध पुलिस मौजूद है, इस्लामाबाद की अपनी पुलिस मौजूद है, और इसके साथ साथ जितने अहम शाहराएं हैं वहां पर कंटेनर्स मौजूद हैं, क्योंकि इस्लामाबाद को बिल्कुल सील कर दिया जाएगा अगर ये मार्च आगे बढ़ता है। जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत कानूनी तौर पर भी अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है कि इमरान खान को रोका जाए और इनके मार्च को रोका जाए और दीगर मिसालें दी जा रही हैं। बताइएगा कि काफी दिनों से, जैसे आप कह रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब पर हमला हुआ है तब से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जाम किया हुआ है। अब हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं इनको काउंटर करने के लिए फॉर द टाइम बिंग? अगर अभी की भी हम बात करें, क्योंकि जगह जगह एहतजाज मुजाहरे तो हो रहे हैं, और जो हमारा रेड जोन एरिया है इसमें 0 पॉइंट तक तोसी की गई थी, लेकिन अब क्या वहां पर क्या सूरत हाल है कि इस रेड जोन के अंदर दाखिले के हवाले से, और ओवरऑल भी काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है वफाकी हुकूमत की? अर्मिला, जो रेड जोन है वो तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कोई शख्स नहीं आएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से हिदायत दी जा रही है इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर कि वो किसी तरह इस मार्च को किसी पार्क या खुली जगह तक महदूद रखें ताकि जो मामूलात जिंदगी हैं वो बरकरार रहें। जो इंतजामात की आपने बात की, वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ खतूत लिख सकते हैं, मरासले लिख सकते हैं, सूबाई हुकूमत को खुद अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो बार बार उनको मरासले लिख रहे हैं कि खास तौर पर जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें मुख्तलिफ मिसालें दी गई कि जितने हमारी एम्बेसीज हैं, जो पूरी दुनिया के साथ हमारे राब्ते हैं, उनके दफातर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो लोग खुद जो है वो बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं, उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। तो इस तरह से आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे। वो उनको खतूत लिख रहे हैं कि आप जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते खोल दें, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं किया गया। और इसी तरह अगर मोटरवे की बात की जाए, यही वो अहम शाहराह है जो कि न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक न सिर्फ आम शहरियों को बल्कि हुकूमती नुमाइंदों को लेकर जाती है। ये गुज़िश्ता 4 रोज से मुकम्मल तौर पर बंद है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली खुद एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली खुद एहतजाज, तैन साहब शरीक हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमारे साथ मौजूद हैं आप, और आपने हमें इस हवाले से ज़ाहिर राय किया अपना। हमारे साथ इमरान असगर थे, हमारे साथ शहजाद अकरम थे। शहजाद वज़ीराबाद से, इमरान इस्लामाबाद से मुफस्सिल रिपोर्ट कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, बहुत अच्छी नहीं है। अल्लाह करे कोई तसादुम की सूरत हाल ना हो। जहाँ आज़ादी इजहार राय शहरियों का हक है, वहीं आज़ादी नकलो हरकत भी शहरियों का हक है। इन दोनों को यकीनी बनाना इंतजामिया और हुकूमत का काम है, और ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इस पर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। साइंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से हमने आपको इस घंटे के आगाज में बताया था, और इस पर हमने इन डिटेल बात करनी है। जहां साइंस की बात होती है, एक्सप्रेसो की बात होती है, वहीं वकार अहमद मलिक हमारे साथ आ जाते हैं। वकार भाई, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वकार भी, आज साइंस का आलमी दिन है, और इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो हम अपनी जिंदगियों में देखें या अपने आप को देखें या एज ए नेशन देखें, तो हम साइंस में इतना पीछे क्यों? हम साइंस में इसलिए पीछे हैं, पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे, वो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट है बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि मैं अमूमन अपनी क्लास को एक असाइनमेंट देता हूँ, और वो असाइनमेंट ये होती है कि आपकी स्केचिंग जैसी भी है, वो स्किल का मसला नहीं है, बट आप स्केच करें कि आप कैसे विजुलाइज करते हैं एक साइंटिस्ट को। तो उन्होंने कहा कि विल यू बिलीव कि 99.99% जो बच्चों ने स्केच किया आज तक, मैंने जब भी असाइनमेंट दी है, तो उन्होंने बाल जो हैं वो खड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और एक बुरी हालत है, कपड़े जो हैं वो बिल्कुल कैजुअल हैं, या मतलब अजीब व गरीब सूरत हाल है। यानी एक जिसको कहते हैं ना कि अपनी होश व आवाज़ से गुम एक शख्स जो है, वो एक साइंटिस्ट का हम विजुलाइज जब उसको करते हैं तो हम इस तरह करते हैं। तो जब हम इस तरह विजुलाइज करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो कोई इंस्पिरेशनल फिगर हो सकता है? कोई भी बंदा ऐसा इंस्पिरेशनल फिगर नहीं हो सकता ना। मैं तो नहीं बनना चाहूँगा, ये मेरा बच्चा तो नहीं बनना चाहेगा कि साइंटिस्ट अगर ऐसा होता है जो होशो आवाज़ में नहीं होता और उसको कंघी करने का ही शौक नहीं होता। आइंस्टाइन की तस्वीरें वो वाली हमें बहुत शौक है वो करने का, हालांकि हम ये नहीं मालूम कि आइंस्टाइन जो थे वो अपनी जब तक मतलब यूथ की उनकी जो तस्वीरें हैं क्या खूबसूरत और क्या स्मार्ट आदमी थे। अच्छा, बाद में वो आप एजिंग के साथ आपको पता है थोड़ा सा बंदा हो जाता है, कैजुअल हो जाता है। अच्छा, दूसरा तो ये है हमारा बेसिकली, हमारा तो खैर बहुत बड़ा मौजूद है। इसमें से ये है कि 70% वो है जो कि मीडिया पे या किसी भी जगह पे बात ही नहीं की जा सकती। वो तो बहुत सेंसिटिव है कि साइंस में हम तरक्की क्यों नहीं कर सके, और जो 30% है वो हम करते रहते हैं। उस 30% में ये स्केच वाला मामला भी है, फर्क कोई नहीं ना पड़ता। हाँ, उसका नहीं पड़ता। कुछ तो बात करें, असल मसला तो है, बिकॉज एक तो ये है कि साइंस सबसे पहले तो आपको मुशाहिदे के बाद सवालात की जानिब लेकर जाती है और उन सवालात का जवाब आपसे मांगती है, और वो जो सवालात के जवाबात की तलाश के दौरान का जो अमल है
उसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उसमें फिर बहुत सारे क्रिटिकल पहलू उसके आ जाते हैं, थोड़ी सी उस पर बात तो करें। लेकिन वो कि क्यों हमारे बच्चों की तवज्जो साइंस पे हम नहीं दिला पाते और महज एक किताब छोटी सी साइंस की जो सिलेबस में है उस तक महदूद रहते हैं। वी डोंट इवन नो व्हाट साइंस इज। एग्जैक्टली। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो मेरी नज़र में अगर उसको डिफाइन किया जाए तो मेरी नज़र में वो होगा एक फ्री इंक्वायरी सेंटर, जहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं। असल में तो मकसद इन चार दीवारियों का यही है ना, जो 16th सेंचुरी का मॉडल है। अगर ये अपनी उस पर ना पूरा उतरा हो, आपको ये एक बच्चा जो स्कूल में जा रहा है उसको बताया जा रहा है कि हतमी सच ये है, बाकी तुम जो करना है कर लो। जब आपकी थियोलॉजी के या बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं आपकी साइंस में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स के पहला चैप्टर अगर फिर थियोलॉजी होगा, तो मतलब ये है कि आप इस्लामियात को इस्लामियात पढ़ाएं और आपको साइंस को साइंस पढ़ाएं। जहाँ पे इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो जो कि हैं नहीं, बट एक ऐसा उस्ताद भी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है जो कि उन कॉन्ट्रडिक्शंस को समझ सके और बच्चों को समझा सके कि नहीं, बुनियादी तौर पे ये एक ही बात है। तो इस तरह बहुत सारी मसाइल हैं। मेरा सवाल भी यही था कि एक जानिब हम अक्सर इस बैरियर की वजह ही मजहब को ठहराते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारा मजहब ही है, हमारा कुरान करीम की हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही है जो हमें रेफर करता है मुसख्खर करने के हवाले से, एक्सप्लोर करने के हवाले से। और साइंस अल्टीमेटली एक्सप्लोरेशन ही है अपने आइडियाज को कि ये क्या है, इसको जोड़ें कैसे, इसको ब्रिज कैसे करें। फिर क्या हमें वो लोग, आपने कहा नहीं है, वो लोग चाहिए, कहीं से कुछ इंपोर्ट करें आइडियाज को, या ऑलरेडी आइडियाज हैं उनको लोगों के अंदर आगे फर्दर उनकी तरवीज करें अपने बच्चों में, कैसे करें? आहिस्ता आहिस्ता ये एक प्रोसेस है समाजी। मसलन अगर मैं कहूँ कि साइंस क्या है, तो या आप ये भी आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है कि 200 सालों में अचानक क्या हुआ है कि हम इतने पर लग गए हैं कि 1 अरब से दुनिया की आबादी 7 अरब हो गई है और इतना साइंटिफिक जो है वो कमाल हो गया। तो वो मेरे पास जवाब ये होगा कि साइंस का डायरेक्टली ताल्लुक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल हुई, यूरोपियंस ने वो सारा मारे खा के उस चीज़ की सिग्निफिकेंस को जाना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, तो साइंस ऑटोमेटिकली जो है वो उभरना शुरू हो गई। वरना उससे पहले गैलीलियो या कोपरनिकस जो है वो अगर कोई डिस्कवरी करते हैं या कुछ करते हैं या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वो छुपा के रखता था क्योंकि अकायद जो लोगों के थे उनसे वो चीज़ें बराह रास्त टकराती थी। तो ये मसला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, हमें अभी तक वो हासिल नहीं है। अब ऐसा लेकिन होगी ऑफकोर्स, जैसे जैसे यूथ जो पढ़ती चली जाती है तो वो डिमांड करती है। साइंस को जिस आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ इसको लिंक किया, लेकिन स्टिल हमारी आम जिंदगी में भी साइंस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है हर तरह से। उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जो साइंस की कंट्रीब्यूशन है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, वो क्या है? मेरा तो ख्याल है कि हम साइंस की वजह से इतने अच्छे यहाँ पे बैठे हुए हैं और पता नहीं कितने लोग हमें सुन रहे हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ काउंट करना शुरू कर दूँ सिर्फ इस स्टूडियो के अंदर, तो मैं इन ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर सकता। आई थिंक बुनियादी तौर पे जो अगर फिलोसॉफिकली देखा जाए तो साइंस ये है कि अगर बिजली कड़की है या कोई इस तरह का फिनोमेना हुआ है और वो मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने उसको सजदा किया। यानी ह्यूमन ने हमेशा जो फिनोमेना समझ नहीं आता था उसको सजदा कर देता था। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो कंसिस्टेंसी चाहता है। ब्रेन नहीं चाहता कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ये ब्रेन का एक फिनोमेना है। तो कंसिस्टेंसी के लिए उसको जो भी तावील दे दी गई, मसलन किसी ने कहा कि ये बिजली जो कड़की है ये खुदा है, तो उसने उसको मान लिया क्योंकि वो कंसिस्टेंसी चाहता था। तो ये मिसिंग लिंक्स थे इल्म के अंदर जो कि हमने फिल किए। बिजली क्यों कड़की? हाँ, बिजली जो हमने फिल किए कोई इस तरह की तावीलात के साथ। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, ये ब्रिज, ये जो गैप्स हैं ये फिल होते गए और जैसे ये अभी भी ये फिल हो रहे हैं, बट बहुत सारे जो है वो फिल होते गए। सबसे बड़ा साइंस का कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा है, जो खौफ के बुत तोड़े हैं उसने और जो इंसान को खौफों से निकाला है और तो ये एतमाद दिया है। और फिर स्पेस साइंस से लेके और फिर तो लिमिट्स तो है ही नहीं। इसको लेकर जो सबसे आसान काम हम कर सकते हैं वो वही सबसे मुश्किल काम है। आप एक चूंकि आप पढ़ाते भी हैं तो उस लिहाज से मैं यकीनी तौर पे आप अग्री करेंगे, वो यही है कि सवाल करना। इस कल्चर को कैसे लेकर आए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे और मुअल्लिम भी हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि बच्चों को सवाल करना चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। और अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हद तक बहुत यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पर फोकस है भी, लेकिन उसका असर ज़्यादा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं, अगर मुझे कहा जाता है कि साइकोलॉजी पढ़ानी है या लिटरेचर पढ़ाना है या अंग्रेजी अदब पढ़ाना है या कोई भी इवन साइंस पढ़ानी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी किसी भी आप मिसाल के तौर पे वो पैराडाइज लॉस्ट है, अगर आप वो पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी साइकोलॉजी के अंदर, तो आज का जो दौर है, ये जो पाकिस्तान के अंदर, ये इतना खौफनाक है कि कोई बच्चा भी उठ के आप पे ब्लास्फेमी लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, मतलब साइकोलॉजी आप कैसे पढ़ाएंगे, फिजिक्स आप कैसे पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो मज़हब की ताबीर है वो बहुत ही जो गली महल्ले में लोगों ने की हुई है ना, मतलब मज़हब का जो रूह है उसको तो नहीं समझा होगा। अब यहाँ पे कोई इकबाल की तरह से कोई फिक्र तो नहीं है यहाँ पे जो प्रिवेल कर रही है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में तो वो है जो गली महलों वाली है,
उसके पैरा में जब वो देखते हैं साइकोलॉजी को या फिजिक्स को या इवन लिटरेचर को, तो आप नहीं पढ़ा सकते। और इस तरह का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे हैं कि जहाँ पे आपकी ज़ाती मुखासमत में स्टूडेंट्स ने किसी को कहा और वो बेचारा अंदर हो गया। कई वाक़यात हुए, बहुत सारे वाक़यात। इन द एंड क्विकली वकार भाई, थीम क्या है इस साल का? इस साल का थीम है बेसिकली बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों पे मुहित है। एक तो ये है कि आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, एक ये है कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ का ख्याल रखना है, और एक जो है कि कम्युनिटी का ख्याल रखना है। तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुराद है और बेसिक साइंसेज, ठीक है। तो आने वाली ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा आइडिया है कि आप बेसिक साइंसेज से मदद लेके ये ना हो कि आप पूरी दुनिया को फर्नीचर, गाड़ियों और इन चीज़ों में कन्वर्ट कर दें सारे रिसोर्सेज। अब जाएंगे कहाँ पे? तो आपने अभी से सोचना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। ठीक हो गया, थैंक यू वकार भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। साइंस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है जी, और साइंस की हमारी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे गैप हैं जो साइंस ने फिल किए हैं। इस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद We are just left with I think 2 more minutes. In the end, कल एक स्टोरी आई, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, लोग उस पर डिस्कशन भी बहुत कर रहे थे। बहुत खुशगवार नहीं है, एक इंतहा पसंदी का ही वाकया हम इसको कहेंगे। बरतानिया के इलाके में पेश आया, यूरिक में, जहाँ पे एक शख्स ने किंग चार्ल्स, जो कि हाल ही में किंग के ओहदे पर फाइज हुए हैं, उन पर और उनकी अहलिया पर अंडे फेंक दिए। एहतजाज ही कहा जाएगा इसको। बरतानवी मीडिया ये कहता है कि किंग चार्ल्स और उनकी अहलिया उस वक्त आवाम से मिल रहे थे। ये फुटेज भी आपके सामने है। उस वक्त एक शख्स ने उनकी जानिब 3 अंडे फेंके, ताहम ये किंग चार्ल्स और उनकी अहलिया को लगे नहीं, निशाना ठीक नहीं था। बिल्कुल निशाना ठीक नहीं था और उनकी अहलिया को नहीं लगे। और ये पुलिस ने अंडे फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिए। मनाजिर अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पे वो आवाम से मिल रहे थे, किंग चार्ल्स और उनकी अहलिया, जहाँ पे उन आवाम में से ही किसी ने उन पर अंडे फेंके और जो लगे नहीं फॉर्चुनेटली। लेकिन अमूमी तौर पर अंडे, टमाटर, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, जूते भी, इनका ट्रेंड सामने है। लेकिन ये एक इंतहा पसंदी ही है, एक काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, ये नहीं होना चाहिए, कंडेमेबल है, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हो। किंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है अब, और किंग के लिए बहुत चैलेंजिंग भी है मलिका के बाद इस ओहदे पर आना, कि वो कैसे चीज़ों को यकजा रख पाते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, हमारे प्रोग्राम का मुसलसल हिस्सा वो अफराद जो कि सैलाब का शिकार हैं, पाकिस्तान के वो शहरी, वो पाकिस्तानी, याद दहानी बहुत ज़रूरी है। अपनी डोनेशंस के अंदर उनको याद रखिए और अपनी दुआओं में भी उनको याद रखिए। सर्द मौसम है, सख्त मौसम है, कि अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। और मैच देखना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कल फिर मिलेंगे। We want India to win. Allah Hafiz.